मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। लगातार बेबाकी से वो लिखते रहे हैं और अपनी बातों को लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वो कहते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर रविकांत जी आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल आपसे, राहुल गांधी क्या अब वो इतने बड़ा चेहरा हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री को, अमित शाह को इतना डर लग गया है कि अब ईडी उनके घर पर कभी भी दस्तक दे सकती है? और अगर ईडी उनके घर पर दस्तक देती है और मान लीजिए कि पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर क्या इतनी बड़ी गलती, सबसे पहले मेरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या आपको लगता है अगर उसने ऐसा कर दिया तो राहुल गांधी जितने बड़े सियासी हीरो अभी हैं उससे कई बड़ा चेहरा, कई बड़ा सियासी चेहरा वो बन जाएंगे और फिर ऐसा हो जाएगा कि जो अनस्टॉपेबल अभी हैं उन पर किसी भी तरीके का ब्रेक फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लगाने में नाकाम रहेगी? देखिए बुशरा जी, नरेंद्र मोदी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, लेकिन यहां उल्टा लग रहा है। हालांकि विपक्ष में इंडिया अलायंस के कई नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आक्रामक जो है और ज्यादा विश्वसनीय वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने पिछले 2 साल में, अब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि उसके पहले राहुल गांधी का वो कद नहीं था। राहुल गांधी जिस विरासत से आते थे, राहुल गांधी को वो पहले से मिला हुआ था, लेकिन उनके कद को, उनकी विश्वसनीयता को लगातार ट्रोलिंग के जरिए, उनके खिलाफ दुष्प्रचार के जरिए लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। लेकिन जैसे जैसे ये सरकार अपने नीतियों और कार्यों में फेल होती गई, राहुल गांधी की कही हुई बातें लोगों के जेहन में दस्तक देती रही। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या कोरोना काल के इश्यूज हो, इन जीएसटी का बहुत बड़ा मुद्दा था जो हर वर्ग के लिए, या बेरोजगारी का सवाल आज जिस तरह से मुंह बाए खड़ा हुआ है, उसको लेकर के लगातार राहुल गांधी आगाह करते रहे। तो जो डिस्क्रेडिट किया गया था राहुल गांधी को पिछले 2 साल के भीतर, जो उन्होंने लोगों से जुड़ाव स्थापित किया है भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और उसके अलावा भी आजकल तो उनकी हर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। वो सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हैं और रामचेत से मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि देश के वो दिल से मिल रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रामचेत उसके जरिए राहुल गांधी से अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो उनकी हर यात्रा इस समय भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक भावुकता भरी एक पहल है जिसके जरिए देश को न सिर्फ एक स्वरूप देना है, बल्कि उसके भीतर की जो विसंगतियां हैं उनको दूर भी करना है, उन मुद्दों को रेज करना है जिसके जरिए राष्ट्र बनता है। जो लोग खाली भारत माता की जय का नारा लगा करके राष्ट्रवादी अपने आप को साबित करते हैं, वो इस बात को नहीं जानते हैं कि राष्ट्र होता क्या है। तो राहुल गांधी आज की तारीख में जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और आपने जो बात कही कास्ट सेंसस जैसे इशू पर जब खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, वो A1 A2 की बात कर रहे हैं, तो अब उसमें एक हसमुख पटेल भी जुड़ रहे हैं कि साहब जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे वो 1 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। बुशरा जी, 1 साल पहले पार्लियामेंट शुरू हुई और वो टपकने लगी। ये हालात है जो कह रहे थे कि देश को खोखला कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और आप तो 1 साल में ही सब कुछ बेपर्दा कर दिए। ये जो बेशर्मी के साथ सरकार चल रही थी, लोगों को डरा करके उन्हें सवाल नहीं करने देना है, लेकिन राहुल गांधी ने यह मैसेज दिया है कि अगर राष्ट्र बनाना है तो डरना नहीं है। अगर आप राष्ट्र को समुन्नत बनाना चाहते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो गलत नीतियां हैं उनकी आलोचना भी करनी होगी। जो सरकार अगर फांसीवादी तरीके से चल रही है तो उसके खिलाफ खड़े भी होना पड़ेगा, और उसके लिए चाहे आपको ईडी का सामना करना पड़े या जेल जाना पड़े या फिर मुकदमों को भी सहना पड़े, ये सारी परिस्थितियां हैं।
राहुल गांधी के उस ट्वीट जिसका आपने जिक्र किया उसकी जरा गंभीरता को समझिए। राहुल गांधी वो सड़क छाप नेता नहीं है जिनकी भरमार बीजेपी के भीतर है कि कभी भी कुछ भी बोल देना मुंह खोल करके। राहुल गांधी ने वो जो ट्वीट किया है रात को 1:52 पर, और वो ट्वीट कहता है कि कुछ तो पर्देदारी है, कुछ तो अंदर खाने खेल चल रहा था कि राहुल गांधी को किसी तरीके से डराइए, धमकाइए, उनको बिठाइए और डिस्क्रेडिट कीजिए, लेकिन वो चाल नाकामयाब हो गई, क्योंकि राहुल गांधी जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन 20 लोगों के अलावा किसी को हलवा बनाने का मौका नहीं मिला, जो 20 लोग ही इस देश में बड़े बड़े लोगों को हलवा बांट रहे हैं, वो ऐसे लोग भी कुछ बैठे हुए हैं जिन्होंने राहुल गांधी को इत्तला किया, आगाह किया कि आपके खिलाफ ये साजिश की जा रही है। और वो साजिश जब बाहर आ गई तो कोई जवाब नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि राहुल गांधी पर इस समय अगर जरा भी चाहे कोई भी कार्रवाई हुई या कोई हमला हुआ, राहुल गांधी रातों रात स्टार बन जाएंगे। वो पहले ही लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए लोग अगर सड़क पर आ गए तो फिर ये सरकार संभाल नहीं पाएगी। इसलिए वो सरकार इस समय खुद भी डरी हुई है। वो चाहती है कि किसी तरीके से राहुल गांधी को फंसाए रखा जाए। 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। और कौन से मुकदमे हैं? मानहानि का मुकदमा चल रहा है। राहुल गांधी ने तो ये बोला, लेकिन वो लोग भूल गए कि जो गोलीबाज हैं, जो गालीबाज हैं, वो अब यहां तक आ गए कि राहुल गांधी पर कमेंट करते हैं कि इनको जाति का पता नहीं है। बुशरा जी, गांव में ऐसे बहुत भयानक गाली माना जाता है। इसको मैं आपके सामने इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसे बेशर्म लोग हैं जिन्हें इस देश के, और तकलीफ किस बात की है? सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए, अनुराग ठाकुर क्यों बेबला गए हैं कास्ट सेंसस पर? क्योंकि अनुराग ठाकुर और जो भी इस देश में सामंतवादी लोग हैं, जिनका इस देश के संसाधनों पर कब्जा है, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। कास्ट सेंसस में सिर्फ मुंडियां नहीं गिनी जाएंगी, कास्ट सेंसस में यह भी पता चलेगा कि कितने संसाधन पर कौन कौन कब्जा किए हुए बैठा है और कौन है जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पा रहा। यह भी तो पता चलेगा। इसीलिए परेशानी है कि राजे महाराजे जो बनकर के बैठे हैं, जिन्होंने महल बना लिए, जिनके पास हजारों सैकड़ों बीघे जमीन है, उनका क्या होगा? बेपर्दा हो जाएगा कि 8 गाड़ियां हैं, भले ही नाम एक भी नहीं है, ये तो बेपर्दा होगा। इसीलिए ये अकुलाहट है। और राहुल गांधी जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उनको आप गालियां देंगे, कभी आप सोचेंगे कि ईडी के जरिए उनको डराया जाए। लेकिन अब ये व्यक्ति ऐसा है ना, जिसके भीतर थोड़े गांधी, थोड़े नेहरू, थोड़े अंबेडकर हैं, इसलिए ये आदमी डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी अब एक व्यक्ति नहीं रह गए, राहुल गांधी एक पूरी संस्था हो गए। राहुल गांधी इस देश के लोगों के आप कहिए कि एक वो पूरा मिजाज बन चुके हैं। इसलिए वो ना आदमी डरने वाला है और ना ही अब कोई उसे डराने वाला है। ये भी सही। क्या आपको लग रहा है प्रोफेसर रविकांत की जितना भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को सेंटर में रखकर राहुल गांधी पर हमला करेगी? अभी आप ये देख रहे होंगे कि जब से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और पूरे लोकसभा के कैंपेन में भी आपने देखा, अगर कोई एक शख्स है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया गया तो वो राहुल गांधी है। लगातार उनके परिवार को लेकर, उनकी विरासत को लेकर, उस सब पर हमला किया गया। और उसके अलावा सबसे ज्यादा अगर उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनकी अक्ल को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, हर चीज को लेकर हमला किया गया। अब संसद के अंदर भी किया जा रहा है। अब जो वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो आप देख रहे हैं ओम बिरला का रवैया उनके प्रति कैसा है, कैसे बाल बुद्धि प्रधानमंत्री उनको बोलते हैं। अनुराग ठाकुर जैसे लोग, गाली मारो वाले सांसद जो हैं, वो उनको कहते हैं कि उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता है। कंगना रनौत जैसी जो सांसद हैं, वो राहुल गांधी को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणियां करती हैं और इस तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, जिसको यह कहना मुझे उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो मैं यहाँ पर उनकी बात ज्यादा नहीं करूंगी। ये सब कुछ करके दरअसल वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जितना आप आक्रमण करेंगे राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी उतने ही बड़े नेता बनकर उभरेंगे। और ये आपने देखा होगा, एक वक्त में कांग्रेस ने गलती की थी नरेंद्र मोदी को लेकर, और अब वही गलती आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर कर रही है? उनको लग रहा है कि इससे वो इनकी इमेज को तार तार कर देंगे, राजनीति को उनकी बिल्कुल लोगों के सामने खोलकर रख देंगे।
लेकिन उनको ये नहीं लग रहा कि वो जितना आक्रमण करेंगे राहुल गांधी उतने बड़े हीरो बनेंगे। देखिए उषा जी, एक आदत होती है हर आदमी की, एक कैरेक्टर होता है, व्यक्ति का कैरेक्टर होता है, पार्टी का कैरेक्टर होता है, संगठन का कैरेक्टर होता है। बीजेपी और आरएसएस कोई आज ये नहीं कर रहा है। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूं। जिस समय राजीव गांधी की शहादत हुई थी, उस समय अमेरिका से लौटकर के मुखाग्नि देने के लिए जब राहुल गांधी आए थे, तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस दृश्य का। उस समय आरएसएस के लोगों ने कहा था कि अरे ये तो पप्पू है। उनको दरअसल राहुल गांधी को सिंपैथी नहीं थी। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो गम में भी अपने मंसूबे पूरे करते हैं, जो आग से तापते हैं, आग लगी हो, किसी का घर जल रहा हो, वो तापना शुरू कर दें। जहां जिस व्यक्ति ने अपने पिता को खोया और आप उस पर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, तो ये आज का नहीं है। और ये इसलिए कहा गया था कि ताकि आगे चल करके राहुल गांधी चुनौती ना बने। राहुल गांधी की काबिलियत और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को ये लोग बखूबी जानते हैं कि अगर जैसे ही मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा ही नहीं, आरएसएस की पूरी राजनीति कटघरे में खड़ी हो जाएगी और निस्त्राबूद हो जाएगी। इसलिए लगातार राहुल गांधी को टारगेट किए रहना, लगातार डिस्क्रेडिट करना, लगातार उनका मजाक उड़ाना। भले ही किरदार यहां बदल रहे हो, पहले स्मृति ईरानी थी, अब कुछ और नई स्मृति ईरानियां बन गई हैं। वो अनुराग ठाकुर भी है, एक और का जो नाम लिया आपने 2014 में देश को आजादी मिली कहने वाली, इन लोगों को लगाया गया है। लेकिन जब देश कहीं और देखने लगता है तो फिर ये हर वक्त वो नस्तर काम नहीं करता आपका। लेकिन चूंकि वो प्रवृत्ति में आ चुका है, ये मानेंगे नहीं, और ये मानेंगे नहीं तो आप राहुल गांधी को लगातार लोगों के बीच में रखेंगे। राहुल गांधी हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए अदृश्य हो जाएं, थोड़ा कहीं संगठन का काम कर जाएं, लेकिन ना दिखें, लेकिन ये लोग नहीं वाजेंगे। इसका सीधा फायदा राहुल गांधी को ही मिलेगा। और लोग इस समय बहुत परेशान हैं उषा जी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है, 2014 में भी राहुल गांधी पर अटैक हो रहा था और अब भी हो रहा है। उस समय राहुल गांधी की इमेज क्यों कमजोर पड़ गई थी? क्योंकि लोग तब 2014 से निकले थे। पहले का जो बना बनाया पूरा सिस्टम था, तब लोगों को तकलीफ नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे जब उसकी नौकरियां जाने लगी, जब महंगाई बढ़ने लगी, पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया, तो लोगों को एहसास होना शुरू हुआ कि जिनको हम लेकर के आए हैं, ये तो हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर राहुल गांधी जो बात कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों को समझ में आई। इसलिए आज भी अगर आप वही टोने टोटके का इस्तेमाल करेंगे तो आज वो उल्टा पड़ेगा। और एक नहीं, आपको सैकड़ों ऐसे किरदार दिखाई पड़ेंगे आज की राजनीति में और आज के इंटेलिजेंसिया में, जो कभी राहुल गांधी को पानी पी पी करके कोसते हैं, आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री हैं। चेतन भगत उसमें से एक नाम है। अभी कई विकेट गिरेंगे, कई लोगों को भी समझ में आने वाला है। मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं। ये जनता और मिडिल क्लास त्राहिमाम कर रहा है इस समय। जो मिडिल क्लास, जो हिंदू बना हुआ था, जिसने बीजेपी को इसीलिए वोट किया कि साहब हमारा हिंदुत्व खतरे में है, भाई वो पूरा जो किया गया था क्रिएट सिनेरियो, अब उसको लग रहा है कि न तो हिंदू खतरे में है, हमारी जान खतरे में है, हमारे बच्चे का रोजगार खतरे में है, हमारी आमदनी खतरे में है, हमारी बेटी की इज्जत खतरे में है। मणिपुर से लेकर के और हरियाणा के पहलवानों तक को देखा, हमारा किसान खतरे में है। 750 किसानों की शहादत हो गई और प्रधानमंत्री एक बार नुमाया तक नहीं हुए। वैसे तो वो बहुत रो लेंगे, लेकिन किसानों की मौत पर कभी उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया। तो इसलिए ये उल्टा पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, और लोगों का प्यार और बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये करते रहना चाहिए बीजेपी को, इससे लोगों का और ज्यादा प्यार बढ़ेगा, क्योंकि लोग तकलीफ में हैं। राहुल गांधी का लोगों के साथ दर्द का रिश्ता है, कोई और रिश्ता नहीं है। जो इस समय आपने कहा ना कि लोग डरते हैं, लोगों की तकलीफ है, बोल नहीं पाते हैं,
लोग अब वो 100 रुपए किलो का टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। तो वो रिश्ता कि एक आदमी कोई है जो बोल रहा है, वो रिश्ता बना हुआ है और ये रिश्ता और प्रगाढ़ होता जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बुशरा जी, इनको करते रहना चाहिए। राहुल गांधी को तो पलक पौड़े बिछा करके वेलकम करना चाहिए। उन्होंने कहा ना था कि ईडी वाले आइए, हम चाय बिस्किट हमारी तरफ से, बाहें खुली हुई हैं, वेलकम। और ये देश देख रहा है कि क्या हो रहा है, देश खड़ा हो रहा है राहुल गांधी के साथ। जी, ये क्या आपको ये लग रहा है प्रोफेसर रविकांत कि ये जो जातिगत जनगणना का जो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ये कह दिया गया कि जिनको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि तब से ही पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर या इसके अलावा जो इनके गुलाम मीडिया हैं उन सब पर एक नई बहस छेड़ दी गई है और ये कहा जा रहा है कि जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। ये बीजेपी ने उन्हें दे दिया एक टारगेट कि आपको इसी लाइन पर करना है। अब आप ये कहिए कि जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। अब अपनी जाति तो बता नहीं पा रहे, दूसरों की जाति पूछ रहे हैं, जबकि सबकी जातियां पूछते रहते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं तो कभी कहीं पर पूछते हैं। हालांकि वो ये इसलिए नहीं पूछते कि तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है, बल्कि वो इसलिए पूछते हैं कि आखिर हिस्सेदारी कितनी है ये देश को पता होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जातिगत जनगणना का ये मुद्दा ये इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका खामियाजा 24 में भुगता, जो हमने देखा, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो भुगतने जा रही है। और उसके साथ साथ क्या नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर, क्योंकि बिहार में ये मुद्दा बहुत बड़ा है, देर सवेर से ही हाथ खींच ही लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर उसका स्टैंड क्या है वक्त बेवक्त इसको क्लियर करती रही है, बल्कि ये भी बताती रही है कि वो इसके साथ ना सिर्फ खड़ी है बल्कि इसकी एक तरह से एंटी है। सीधे तौर पर ना कहे लेकिन उसके जेस्चर्स तमाम यही बताते हैं, उसकी पॉलिटिक्स हमेशा से ही रही है। बुशरा जी देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। पहला जो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और उस पर भी खुल करके एंटी मुस्लिम राजनीति करती है, जो सीधे सीधे संविधान का वायलेशन है। संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान महत्ता और सम्मान प्राप्त है, लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता से लेकर के और भी कई जगहों पर इसकी पुष्टि होती है। तो एक तो धर्म पिच पर वो खेलना नहीं चाहे, वो राहुल गांधी वहां जाना नहीं चाहते, वहां ले नहीं जाना चाहते, वो जाति के पिच पर ला रहे हैं, जिस पर हिट विकेट होती है बीजेपी, इस पर वो कभी आ नहीं सकती। और जाति का सिर्फ मामला नहीं है, जाति की राजनीति तो बीजेपी भी करती है, लेकिन वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स नहीं करती बुशरा जी, वो करती है जातियों के गणित की राजनीति। इनको जोड़िए, उनको जोड़िए और सबकी नीतियां खत्म कर दीजिए। क्या बीजेपी में दलित पिछड़े नहीं हैं? वो मुखौटे हैं जिनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, जिनको जो कहा जाता है वही बोलते हैं, और उनकी हालत तो ये है कि उनको कह दिया जाए खड़े हो जाओ तो मुर्गा बन जाते हैं, वो क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को बीजेपी ने दिखा करके प्रदर्शन करके वोट हासिल किया था। लेकिन विपक्ष की पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, न्याय की राजनीति है, जाति के जरिए, क्योंकि इस देश का जो डीएनए है, सोशल डीएनए जो है, वो जाति है। जाति के आधार पर जिस देश में सदियों तक शोषण हुआ हो, प्रताड़ना हुई हो, उस देश में सामाजिक न्याय जातियों के जरिए ही संभव है। और इसीलिए एक उसका संदर्भ जाति जनगणना है कि वो जातियों की गिनती होनी चाहिए और उसके अनुसार नीतियां बननी चाहिए। मैंने कहा ना कि मुंडी गिरी नहीं जाएगी उसमें, ये जानवर नहीं है, ये लोग हैं, इनके अपने कंसर्न है, इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी अपने एस्पिरेशन है, और इसके लिए कास्ट सेंसस होना है कि जिन्हें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, ये डेमोक्रेसी है, जो जातियां पीछे छूट रही हैं उनको भी वो न्याय मिले, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले,
वो आरक्षण का लाभ मिले, वो संसाधनों में भागीदारी हो, इसके लिए कास्ट सेंसस की डिमांड है। लेकिन ये तो एमएस गोलवलकर के चेले हैं जो जाति बनाए रखते हुए असमानता चाहते हैं, जो दलितों को उसी तरह से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। देखिए बुशरा जी, जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की और आरएसएस की सारी पॉलिटिक्स केवल मुसलमान विरोधी है, कतई नहीं। उन्हें मालूम है कि मुस्लिम उनको कभी चैलेंज नहीं कर सकते संख्या के आधार पर। उनके लिए चुनौती कौन है? दलित और पिछड़े। तो मुसलमानों को सामने रख करके इनको कुचलिए, पहले इनको अधिकार विहीन बनाइए, ये पूरी स्ट्रेटजी चल रही है। अगर आप हिंदू हितैषी हैं तो हिंदू तो बेचारा पिछड़ा भी है और कास्ट सेंसस उसका मुद्दा है, तो वो क्यों नहीं आएगा? ये असली इशू है और राहुल गांधी इस पर बात कर रहे हैं, इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि बिल में आप पानी डालिए तो बाहर निकल करके आते हैं। अब वो कौन निकल करके आते हैं मैं नहीं बताऊंगा, दुनिया जानती है, वो निकल करके बाहर आ रहे हैं। कास्ट सेंसस का एक आप छोड़िए, कास्ट सेंसस कराइए, इतने डरपोक लोग हैं सेंसस नहीं करा रहे। कहां गया बजट वो जिसको खर्च होना चाहिए था? विज्ञापन पर सारा खर्च हो गया, सारी फेलोशिप गायब हो गई। आप देखिए जा करके यूजीसी की वेबसाइट पर देख लीजिए। इनको केवल विज्ञापन 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 और सत्ता में बने रहना है, जो लोगों को अब स्वीकार्य नहीं है। दो तूक आपकी ये सत्ता नहीं स्वीकार्य है। वो व्यक्ति चाहिए, वो सरकार चाहिए जो लोगों का हित, लोगों का ख्याल रखती है। इसीलिए इनकी परेशानी है और मुझे लगता है कि हिट विकेट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एजेंडा तो तय है। आप क्या देख रहे हैं अभी फिलहाल प्रोफेसर रविकांत? लगातार हम ये देख रहे थे कि प्रधानमंत्री को एक आदत है लाइमलाइट में बने रहने की। हर दिन उनको कुछ ना कुछ ऐसे 10 साल उन्होंने किया कि हर दिन उनको लगता था सिर्फ वही है और वही है और सिर्फ वही रहेंगे। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। अभी हेडलाइंस के लिए वो जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, लाइमलाइट में रहने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, आते भी हैं। हमने देखा कि पार्लियामेंट सेशन, जब बजट सेशन शुरू हुआ उससे पहले जब वो आए तो लगभग वो रो पड़े। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। ये कहते हुए लगभग उनकी आवाज जो है वो रुंधी हुई थी, ऐसा लग रहा था। और जो उनके चेहरे के हाव भाव थे, पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, वो साफ तौर पे दिखा रही थी कि एक अकेला सब पे भारी। और 56 इंच की जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो जुमले ही थे, जाहिर सी बात है वो सब धराशाही पूरी तरीके से हो गए हैं। प्रधानमंत्री की फिलहाल की पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आप ये देखिए कि जो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, लगातार उनकी तरफ से जो मांगे की जा रही हैं, देर सवेरी सही वो दोनों ही बैसाखियां अनकंफर्टेबल होंगी ही होंगी, ये साफ तौर पे, क्योंकि राजनीति दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। और जिस तरह की उनकी मांगे हैं, लग नहीं रहा है उनको सिर्फ झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच में जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और नरेंद्र मोदी को इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, अभी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आप कहां खड़ा हुआ देखते हैं? क्या वो राहुल गांधी से कई पायदान नीचे जा चुके हैं? देखिए, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। पोस्ट पोल जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी, वहां पर प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद राहुल गांधी थे। 36% लोगों ने उनको पसंद किया था और मोदी को सिर्फ 32% लोगों ने। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा था, जिसको कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला, हिंदुत्व का बड़ा गढ़ है। ऐसे ही अगर सर्वे पूरे देश में आया होता तो भी आपको समझ में आ जाता कि आज सबसे ज्यादा पसंद किस व्यक्ति को किया जा रहा है। दूसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी रो रहे थे। तो देखिए, रोते बोते नहीं है, वो बहुत अच्छे नाटककार हैं और ये उनके जीवन का सच है। मतलब मैं तथ्य बोल रहा हूं कि वो नाटक खेलते थे बचपन में, लेकिन व्यक्ति ऐसे थे कि वो उसी नाटक में रोल करते थे जिसमें लीड रोल उनको मिलता था, अदरवाइज मना कर देते थे। तो वो मोदी जी है जिनको मैं आज उनके सामने बॉलीवुड के सारे स्टार्स को फेल मानता हूं। कोई उनके बराबर एक्सप्रेशन नहीं ला सकता है। वो दरअसल जानते हैं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर जब हम बोल रहे हैं तो हमें कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। वो अपने दर्शकों को, अपने समर्थकों को, अपने भक्तों को संबोधित करते हैं। लेकिन अब भक्त बेचारे भी क्या करें,
आटा तो 40 रुपए बिक रहा है, क्या करेंगे वो, क्या खाएंगे और क्या भक्ति करेंगे। तो इसलिए मोदी जी केवल ये मतलब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमारा गला घोंटा जा रहा है, मतलब आपको क्या लगेगा ये इसको क्या कहेंगे आप, चुटकुलेबाजी हो रही है। वो व्यक्ति कहेगा कि जो एक अकेला सब पर भारी, देश हम चला रहे हैं, कोई नहीं है, विपक्ष मुक्त भारत बनेगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, ये कहने वाला व्यक्ति ये कहे कि हमारा गला घोंटा जा रहा है। दरअसल आरएसएस से निकले हुए मोदी जी हैं और आरएसएस की एक खूबी है कि वहां पर झूठ बोलना, छल करना, ये बखूबी सिखाया जाता है, ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो तो गॉड से जो गांधी जी के पैर छू करके गोली मारता है, वो कुछ समय तक आरएसएस में था, अगर बाद में नहीं भी था तो कुछ समय तो था ही। कहां से सीखा उसने ये सब, ये ट्रेनिंग है। लेकिन इस देश के लोगों ने न तो पहले कभी पसंद किया था, नरेंद्र मोदी की हिम्मत होती तो हिंदुत्व के मुद्दे पर वो 2014 का चुनाव जीत लेते, 19 का जीत लेते, 24 का जीत लेते। नहीं जीत सकते, वो इस बात को जानते। इसलिए विकास, इसके लिए ब्रांडिंग और विश्व गुरु और ये सब वो करते हैं। लेकिन अब हालत ये है कि कोई देख ही नहीं रहा है, कोई यूट्यूब पर उनको सुन ही नहीं रहा है, गोदी मीडिया पर भी आते तो लोग चैनल बदल लेते हैं। तो ब्रांडिंग वो है वो खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी की आप लीडरशिप देख लीजिए कि कितनी शिद्दत के साथ लोग राहुल गांधी को देख सुन रहे हैं। ये एक फर्क है और एक बड़ा बदलाव हो चुका है आज की राजनीति में, और यही बदलाव नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों का सबब बना। वो जो उनका डर है इसी वजह से। जी बिल्कुल। और जिस तरह के हमले लगातार अभी आप ये देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अमित शाह जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वो शरद पवार पर हमला करते हैं। उसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जो नेता हैं, जहां कहीं भी अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उन सबको लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सब हमने देखा, चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो। और जिन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। और अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। तो उद्धव ठाकरे जिस तरह का हमला कर रहे हैं, पहले उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से शिंदे पर किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने फडणवीस पे किया, शिंदे पर तो नहीं किया, फडणवीस पे किया, तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा। और अब उनका इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देना, क्या आपको ये लग रहा है प्रोफेसर विकांत जी कि 240 पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अब हर कोई उसके सामने आकर तनकर खड़ा हो गया है? विपक्षी दल तो आप छोड़ दीजिए, खुद उसके दल के नेता भी अब उससे सवाल पूछने लगे हैं। देखिए, डरा करके एक समय तक ही लोगों को रखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ विपक्ष को नहीं डराया, पहले विपक्ष पर हमला किया, फिर बुद्धिजीवियों पर हमला किया, फिर किसानों पर हमला किया। कोई ऐसा वर्ग और समुदाय नहीं था जिस पर अटैक न किया गया हो कि आम आदमी भी डरने लगा। सोचिए, विश्वविद्यालयों के छात्र डरने लगे, किसान डरने लगे, नौजवान डरने लगे। तो ये डर पैदा करके मोदी जी पूरी सत्ता चलाना चाहते थे। बीजेपी के भीतर किसी की हिम्मत नहीं थी। ऐसा कैमरे में कोई नहीं आ सकता था मोदी जी के अलावा। एक बार नड्डा जी घुसने लगे तो धकिया दिया था अमित शाह ने। तो वहां तो एक और एक के बाद मुझे लगता है कि अगले 9 नंबर तक तो कोई है नहीं, 11वें पर आते हैं अमित शाह। तो ये जो माहौल पैदा किया था, और फिर जैसे ही वो कमजोर हुए हैं, तो अभी तो नितिन गडकरी का चिट्ठी देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ तो नमस्कार नहीं किए। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया स्कूटर पर निकल गई। आप किस किस को गुने? शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे पिताश्री हैं। अभी तो शुरू हुआ है ना खेल, अभी आगे देखिए क्या होता है। अभी ये 3 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए उषरा जी, उसके बाद असली खेल फर्रुखाबादी समझ में आएगा कि मोदी जी कितने गहरे पानी में हैं। फिर वो कितना भी डुबकी मारते रहे गंगा जी में, गंगा जी कहेंगी कि ठीक है अब आप विदा लीजिए और साबरमती की तरफ जाइए, बहुत हो गया।